हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर सब कुछ ओके है। राधे राधे सभी को, राम राम, वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या जी। वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। कोई बात नहीं राहुल शुक्ला जी, होता है। हम लोग घर परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कुछ नहीं है, तो चीजें करनी पड़ती हैं। सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी जुड़ जाइए। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। आप जानते हैं हम लोग गांधी युग पढ़ रहे हैं और गांधी युग में आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, जहां से हमने चीजें लास्ट टाइम छोड़ी थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे आप बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या बोलेंगे भैया? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आप जानते हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये टोटली, यदि मैं बात करूं, डिपेंड किस चीज पर है, ये इसका एक पार्ट है। इसे ही नमक सत्याग्रह कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं भैया? सबसे पहली बात तो ये कब हुआ था, ये पूछे तो आप बता देंगे 1930 में। कब भैया? 1930 में ये हुआ था, 1930 ईस्वी में। ये मेन पार्ट इसका क्या है? वो है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, ठीक है। नमक सत्याग्रह जिसे आप दांडी मार्च भी कहते हैं भैया। अच्छा, इस समय कोई साइंस की क्लास भी चल रही है क्या? एक बार बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन, सभी प्यारे दोस्त, जानना चाहता हूं मैं। कौन सी क्लास चल रही है इस समय? एक सोनू कुमार, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। बच्चे तो मना कर रहे हैं कि सर नहीं है। आप किस क्लास में लगे हुए हैं? नमक सत्याग्रह। और ये नमक सत्याग्रह ही आप जानते हैं दांडी मार्च के नाम से जाना गया। दांडी मार्च के नाम से जाना गया। दांडी मार्च, ओके भैया। दांडी मार्च के नाम से इसे जाना गया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो नमक सत्याग्रह है, अब होता क्या है कि यहाँ पर जो लोग नमक बना रहे थे, नमक बनाने के लिए भी उनसे टैक्स लिया जा रहा था। अपना देश है और हम अपने देश में नमक को भी अच्छे तरीके से यूज ना कर सकें तो उसका फायदा क्या है? सिंपल सी बात है, गांधी जी को चैलेंज कर दिया। क्या क्या इतना आसान दिख रहा है चीजों को करना? तो गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया। पड़े ही मैं हूँ सिंगल पसली, लेकिन मेरे अंदर दम है असली। और गांधी जी ने मेंटोस खाई, दिमाग की बत्ती जलाई और चल दिए वो लोग 78 सहयोगियों के साथ में, 78 फॉलोवर्स के साथ में, ठीक है। हाँ, देखिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में बच्चे? नमक सत्याग्रह। ये कब? 6 मार्च से स्टार्ट होकर 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1930 तक ये घटना घटित हुई, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि भैया दांडी मार्च,
भैया मैं आज, परेशान मत होइए, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा है ना, ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। ये आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। मुझे एंड में बताइएगा, ठीक है ना? सेकंड लास्ट क्लास है, इसे कंप्लीट करते हैं चीजों को। 12 मास से 6 अप्रैल 1930 तक, ये लगभग 24 दिनों की यात्रा थी। क्या बताएंगे? 24 दिनों की यात्रा, दिनों की यात्रा थी। और ये प्रत्येक दिन कितना चलते थे भैया? 10 मील चलते थे। उस हिसाब से 240 मील की यात्रा थी। 240 मील की यात्रा, जो इक्वल टू होता है कितने भैया? 390 किलोमीटर के बराबर होता है। आपसे पूछे कि भैया कितने मील की यात्रा थी? हाँ, समझे? तो 240 मील की ये यात्रा थी, जो कि लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा रहती। ठीक है, तो गांधी जी ने यहां पर ये भैया जो नमक कर था उसे तोड़ा था इसमें। क्या बताएंगे? गांधी जी ने यहां पर नमक कर तोड़ा था। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं? ओके। आप जानते हैं दांडी जो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये यहां तो चल ही रहा था, लेकिन ये पूरे भारत में अपने अलग अलग प्रचार प्रसार के लिए माना गया था। समझे? एक बार मैं जानना चाहता हूं, चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं कि नहीं? सहयोगी कितने थे गांधी जी? गांधी जी के सहयोगी कितने थे? फॉलोअर्स, सहयोगी, सहयोगी कितने थे? कि भैया 78 सहयोगी थे। और यहीं पर गांधी जी अपना बहुत प्यारा सा भजन, जो, क्या नाम है, प्रिय भजन था, उसे गुनगुनाते हुए चल रहे थे। प्रिय भजन, प्रिय भजन कौन सा था? कि भैया वैष्णव जन तो, क्या बताएंगे? वैष्णव जन, जन तो, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। डन है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल डन है, सारी चीजें समझ में भी आई। ओके। बच्चे परेशान मत होइए, मैं जब तक क्लास नहीं छोड़ूंगा, जब तक कि एक एक चीज आपकी क्लियर नहीं हो जाती। अभी तो आपके हिसाब से तो चलूंगा तो बहुत सारी चीजें हो ही नहीं पाती। आप जानते हैं, अब हम एंट्री करने जा रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह पर, इंडिविजुअल सत्याग्रह पर। मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह पर चलने से पहले आपको समझाना चाहता हूं होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है कब? 1940 ईस्वी में। उससे पहले एक घटना घटित हुई। वो घटना कब घटित हुई? वो भी 1940 में घटना घटित होती है। तत्कालीन वायसराय था लिनलिथ को। कौन था भैया? लिनलिथ को वायसराय था। उसके ऊपर चारों तरफ से परिसर है उसके पास में। अब परिसर कहां से आया? क्योंकि परिसर इसलिए क्रिएट किया गया है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है, और अब ये ना ब्रिटेन वासी फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। उन्हें मैन पावर चाहिए, और मैन पावर के लिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ है ना, इमोशनल फुल बहुत ज्यादा है। इस बार भी सोचा कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को पागल बना दिया था, और गांधी जी ने भैया पूरे भारत के जितने भी नौजवान सैनिक थे सभी को अंग्रेजों के साथ लगा दिया था। तो लिनलिथ को जो है एक प्रस्ताव रखता है, जिसे आप अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्या बात नाम है भैया? अगस्त प्रस्ताव का। सुनिएगा, अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव में ये प्रस्ताव रखते हैं कि भैया एक काम करो, आप हमारा साथ दो और हम आपको है ना एक डोमिनियन स्टेट बनाने की क्या देंगे? फ्रीडम दे देंगे। अब गांधी जी कह रहे हैं कि अब हमें आजादी चाहिए, ये बेफालतू के लॉलीपॉप हमें मत दो, ठीक है। और वो तुरंत ही, तुरंत ही कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम आप लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अब गांधी जी को पता चल चुका था कि अब ये कुछ नहीं है, ये अब यहाँ से जाने वाले हैं और ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, बेफालतू की चीजें कर रहे हैं। अब हुआ क्या, लिनलित तो वो बड़ा तेज व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने ना अगले दिन अखबार में निकलवा दिया, ठीक है, कि कांग्रेस हमारे साथ है और सभी नौजवान जो हैं, भाई नौकरी किसे नहीं चाहिए, कि हम उन्हें भर्ती कर रहे हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे, ठीक। उसके बाद में देश को आजाद कर दिया जाएगा, आपकी एक अपनी संविधान सभा होगी, उसके हिसाब से आपका संविधान बनेगा। अब ये बात जब पता चलती है कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने भैया फिर व्यक्तिगत जिसे आप क्या बोलते हैं भैया, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जिसके प्रणेता यानी कि शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त शर्मा थे। समझे? चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है
व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्य, क्या बताएंगे भैया? व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। कांग्रेस, कांग्रेस ने स्वयं को, स्वयं को सेकंड वर्ल्ड वॉर से अलग रखने के लिए, अलग रखने के लिए लाया गया था भैया, लाया गया था। ठीक है भैया, कांग्रेस ने, आप है ना चीजों को जब नहीं समझते तो बड़ा ही दिक्कत आती है, समझे? अच्छा, थोड़ा ऊपर से लिखा करूं। हाँ भैया, ये कांग्रेस अपने आप को अलग साबित कर रही है और ये लाया गया था 17 अक्टूबर 1940 में। ओके, अब आपसे पूछता है पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही, पहले सत्याग्रही पूछे तो बताएंगे कि भैया पहले सत्याग्रही कौन थे? वो थे विनोबा भावे। क्या बताएंगे? विनोबा भावे, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? कि भैया ये थे आपके जवाहर लाल नेहरू। तो अब तीसरे सत्याग्रही कौन है? तीसरे, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त शर्मा। ब्रह्मदत्त शर्मा, समझे? टेंशन मत लीजिए, चाहे मुझे क्लास कितनी लेनी पड़े, लेकिन आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, ये मैंने वादा किया है और मैं अपना वादा इसमें निभाऊंगा। अब आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भैया किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसे, इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। क्या बताएंगे? इस सत्याग्रह को, इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्या बताएंगे? इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ओके, दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आई भैया? अब अंग्रेज जो है ना, पागल हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब किसी का दिन आता है, तो गिदड़ का जब दिन आता है तो वो किसकी तरफ भागता है? कि भैया वो शहर की तरफ भागता है। अब यहां पर इन अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। वो गलती क्या है? वो गलती क्या है कि इन लोगों ने ना, कि लगभग 20,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया। क्या बताएंगे? यहां लिख लीजिए, 20,000 सत्याग्रहियों को, सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए।
अब जब 20,000 सत्याग्रही गिरफ्तार हो गए हैं, तो अब जितने भी क्रांतिकारी हैं भैया सब फुल फॉर्म में है, और यहां तक कि गांधी जी। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या, कि भैया ये बताइए कि गांधी जी के कौन सा जो आंदोलन है वो सत्याग्रह पर आधारित नहीं था। सॉरी, सत्याग्रह नहीं कहेंगे उसे, अहिंसा। अहिंसा। और वो है भारत छोड़ो आंदोलन। अब गांधी जी फुल फॉर्म में है कि यार हम इनका साथ दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और इन्होंने हमें ही गिरफ्तार करवा दिया। पहले तो चोरी की कि लोगों को भड़का दिया है, और उसके बाद में हमारे ही लोगों को। अब गांधी जी भाई साहब फुल फॉर्म में आ गए हैं, और अब जो है निकल लिए हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं 40 का एंड चल रहा है, 1940 का एंड, 41 और फिर 42 में, 1942 में अब फुल फॉर्म में है। गांधी जी कहते हैं अब तरीके से लड़ेंगे, और गांधी जी वहां पर एक स्टेटमेंट कहते हैं कि मैं भारत की आजादी से कम कुछ नहीं चाहता, मैं भारत की आजादी से कम कुछ नहीं चाहता। अब जब एंट्री कर जाते हैं भैया, यहां बड़े ध्यान से सुनना है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। जी, जब क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं, होता क्या है, बंबई स्थित ग्वालियर टैंक पर अब जो है गांधी जी फुल फॉर्म में आ गए हैं, और गांधी जी ने नॉन स्टॉप 70 मिनट तक भाषण दिया। और इस भाषण में इनके बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो पब्लिक के, कहते हैं ना, जनता के अंदर तक उतरे। यहीं पर गांधी जी कहते हैं करो या मरो का नारा। यहाँ पर पट्टा जी संहिता रमैया कहते हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी तो आज किसी ईश्वर या पैगंबर से अवतरित होकर भाषण दे रहे थे, और गांधी जी कहते हैं करो या मरो। अब ये करो या मरो जो नारा था, ये कहते हैं लोग भारतीयों के लिए दिया गया, नहीं अंग्रेजों का। मतलब वो कह रहे थे कि या तो हमें आजाद करो, वरना द्वितीय विश्व युद्ध में मरो। सिंपल सी बात है, वो कह रहे थे कि आजाद कर दो, सिंपल सी बात, हमारी तरफ से कुछ भी करना फिर। अब यहां पर फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने समझाया चीजों को, जवाहरलाल नेहरू जी ने समझाया बहुत अच्छे तरीके से, लोगों को समझा रहे, कह रहे हैं कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, जिसमें दो धारी तलवार का प्रयोग करेंगे, जिसमें दो धारी तलवार का प्रयोग करेंगे, और उसकी उल्टी चोट हमारे ऊपर भी पड़ सकती है, उसकी उल्टी चोट हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। लेकिन सिंपल सी बात यह आती है कि अंग्रेज इस समय भैया छटपटाए फिर रहे हैं, परेशान फिर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो जितने भी मैक्सिमम क्रांतिकारी थे उन्हें उठाएंगे, और उन्हें अलग अलग जेलों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग पैलेस में क्या कर दिया जाएगा, नजरबंद कर दिया जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं सभी प्यारे दोस्त कमेंट बॉक्स में बहुत स्पीड से, कि भैया भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, बताएंगे सभी। बंबई स्थित ग्वालियर, बंबई स्थित ग्वालियर टैंक पर गांधी जी ने, गांधी जी ने, जी ने 70 मिनट का भाषण दिया, 70 मिनट तक भाषण दिया, दिया, और कहा कि मैं भारत की आजादी से
कम कम कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता हूं। यहीं पर गांधी जी ने क्या बताएंगे भैया, यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, नारा दिया। जेएल नेहरू ने, जे एल नेहरू जी ने, नेहरू जी ने मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो का नारा दिया। क्या बताएंगे भैया कि भैया मरो नहीं मारो का नारा दिया। चीजें समझ में आ रही हैं आप सभी को? एक बार बताएंगे, एक बार बताएंगे कि नहीं सभी प्यारे दोस्त? हाँ, बहुत अच्छे। सभी ने जो जवाब दिया है बड़ा अच्छा दिया है कि भैया कब, कि भैया 1942 में, 1942। अब यहाँ सब कुछ चल ही रहा था, सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा था। अब होता क्या है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, जीरो आवर के तहत, के तहत सभी क्रांतिकारियों को, सभी क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारियों को कैद कर लिया गया भैया। क्या कर लिया गया कि भैया कैद कर लिया गया, सभी क्रांतिकारियों को कैद कर लिया गया। समझे? क्या बताएंगे भैया? सभी क्रांतिकारियों को कैद कर लिया गया। डन है। जैसे कि गांधी जी, गांधी जी, सरोजनी नायडू, ठीक है, इनको कहा भैया? पुणे की आगा खां जेल में, पुणे की आगा खां जेल में, ठीक है, पुणे की आगा खां जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था। ठीक है, यहीं पर यदि मैं लिखना चाहूं, कहां साइड में लिख दूं क्या? जवाहरलाल नेहरू और अधिकतर लोग, जेएल नेहरू, जेएल नेहरू और उनके साथ में अधिकतर लोग अहमदनगर, अहमदनगर महाराष्ट्र में नजरबंद कर लिए गए थे। समझे? निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, ये लोग सिर्फ दमन करना जानते थे भैया। क्या करना जानते थे? दमन करना जानते थे। समझे? दमन करना जानते थे भैया। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट मैंने वो टॉपिक्स निकाले हैं, वो चीज निकाली हैं जो आपकी परीक्षाओं में पहले पूछी गई हैं, मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लगा। प्लीज आप मेरा साथ देंगे तो मैं चीजों को करवाऊंगा। अभी कुछ व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्तित्व हैं, ठीक है, कुछ आपके लोग हैं जिनके बारे में और जानना चाहिए। इसे मैं पीडीएफ से कराऊं तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम चीजें कम समय में हो। मुझे बताएंगे, क्योंकि ये कराना मुझे जरूरी लग रहा है। महादेव गोविंद रनाडे के बारे में जानते हैं। पुस्तक का नाम था राइज ऑफ मराठा पावर, 1900 ईस्वी में लिखती है। ठीक है, इनका जीवन काल 1842 से 1901 तक रहा है। अब इनके द्वारा कुछ काम, क्योंकि एक प्रश्न मुझे देखने के लिए मिला था मैचिंग के लिए। समझे? एमएच महाराष्ट्र भैया, 1861 ईस्वी में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी डीईएस की स्थापना पुणे में करते हैं लोग, जिसके साथ में अन्य लोग जो जुड़े हुए थे, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर,
गोपाल गणेश अयंगर, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक साहब इनके साथ में जुड़े हुए थे। इसी के बाद प्यारे दोस्त, आप जानते हैं एक व्यक्ति और थे जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 1820 से 1891 में इनका। अरे वाह, शाबाश। देखिएगा, ये कुछ व्यक्ति हैं भैया, आपको तो नहीं पता था लेकिन मैं छोड़ देता, लेकिन मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने जो आपके उत्तर प्रदेश में जो प्रश्न पूछे गए हैं सबको एनालाइज करके आपके सामने चीजें दे रहा हूं। भैया मैं जानता हूं, अब आप सर जी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कराओ, हमारे और सब्जेक्ट बाकी हैं बच्चे। मैं, आप जानते हैं कि मैंने कितने अच्छे तरीके से धैर्य के साथ में चीजें कराई हैं। हो, मैं आज सिलेबस आपका कुल मिला के आज कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें कल कराऊंगा। देखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 91 में संस्कृत कॉलेज के ये प्राचार्य थे। पूरा नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय रहा है। अन्य नाम पारंपरिक आधुनिकवादी हैं भैया ये। संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ इन्होंने क्या किया भैया, विरोध किया। 1856 में ये क्या करते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आते हैं। कब लेकर आते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये लोग लेकर आए, समझे। इसके बाद में जो अगले व्यक्ति हैं वो कौन है, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। आप जानते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में की थी, समझे। हाँ देखो, पता चला ना कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तभी तो मैंने पल्ला नहीं झाड़ा है बच्चे, मैं दिल से बता रहा हूं, जितनी भी चीजें कराई हैं दिल से कराई हैं, समझे। सत्यशोधक समाज, ये मैं वन लाइनर भी हो सकता था कि मैं एक तरफ वो लिखवा देता भाई ज्योतिराव गोविंदराव फूले लिखवा देता, दूसरी तरफ सत्यशोधक समाज। मैं करा रहा हूँ चीजों को मैक्सिमम चीजों के साथ में, जैसे एक व्यक्ति है उनसे जुड़ी हुई सारी चीजें एक साथ में करा रहा हूँ। एक बार पीडीएफ और देख लेंगे, पढ़ लेंगे, मैं कह रहा हूँ चीजें वहीं आपके तैयार हो जाएंगे। सत्यशोधक समाज 1873 में महाराष्ट्र में जाति भेदभाव के खिलाफ ये लड़े थे भैया। महात्मा की उपाधि महाराष्ट्र के एक स्थानीय सभा ने दी थी इन्हें। और इनकी पुस्तक ये पूछी गई थी भैया, पीवाईक्यू है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये यूपी एएसआई का पेपर हुआ था 2020 में, वहां प्रश्न पूछा गया था। पुस्तक गुलामगिरी है, मराठी भाषा में लिखी गई थी 1873 में। हिंदू अनुवाद जो है इसका किसने किया था, विमल कीर्ति ने किया था। और यूएसए के अच्छे लोगों को समर्पित है ये बुक। राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, बच्चे कहा है ना सारी चीजें होंगी, आप धैर्य रखिएगा। आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपने विश्वास दिखाया अपने भैया पर, तो भैया आपको है ना कभी अंधेरे में रखेगा ही नहीं। मेहनत कितनी भी हो जाए, समय कितना भी लगे, मैं कराऊंगा। इसके बाद में प्यारे दोस्त, थियोसॉफिकल सोसाइटी या फिर जिसे आप आंदोलन भी कहते हैं, आध्यात्मिक संघ का ये क्या था भैया, एक आध्यात्मिक संघ था, यानी कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था। किस लिए बनाया गया था, नस्ल भेद को दूर करने के लिए। कहां की गई थी इसकी स्थापना, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी, समझे। इसी प्रकार से इसके संस्थापक कौन रहे, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है भैया। मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति का सारी मैक्सिमम चीजें आपको पता चले। जैसे कि मैडम हेलेना ब्लावस्की हैं और हेनरी स्टील अल्काट हैं। ये कहां से थे, रूस के थे भैया। 1879 में मुंबई में इन्होंने कार्यालय खोला। अब आ रही है आवाज, एक बार बताएंगे सब। अब आवाज आ रही है, ओके, डन।
इसके बाद में हम जानते हैं रामकृष्ण मिशन जी के बारे में। 1897 में स्थापना हुई। रामकृष्ण परमहंस इसके क्या हैं भैया? संस्थापक रहे हैं, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे थे। और इनके शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। इनके बचपन का नाम क्या था प्यारे दोस्त? नरेंद्र दत्त था बेटा। समझे? मैंने बहुत आसान भाषा में ये चीजें बनवाई हैं। ये इसलिए बनवाई है क्योंकि ये आपको कम से कम 3 बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, जब जाके ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। हमें इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमें पढ़ना है यहां, ये है इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद जी, जन्म होता है 12 जनवरी में। आप जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका 12 जनवरी में ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त में मनाते हैं। ठीक है, जन्म होता है 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। मृत्यु हो जाती है 4 जुलाई 1902 में। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पश्चिम के भौतिकवाद व पूर्व के आध्यात्मवाद को यदि मिला लिया जाए तो इसके विशेष परिणाम होंगे। क्या बताएंगे? कि भैया इसके विशेष परिणाम होंगे। ठीक। अच्छा, जीडी की आपने क्लास ली थी? बच्चा कह रहा है कि सर जी बहुत अच्छा रिवीजन हो गया। हाँ बच्चे, अब तक सारा लिख कर ही तो पढ़ाया था। ये तो एंड हो रहा है, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। ये तो आपका सिलेबस एक तरीके से अगर जो और कोई टीचर होता तो अब तक कंप्लीट कर जाता। सच बात बता रहा हूँ, गांधी के बाद में चीजें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि आप तक वो चीजें पहुंचे कि जो इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, अभी तो परेशान मत होइए, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है और जरूरी है आपके लिए। इसके बाद में हमें जानना है किसके बारे में? बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? बाल गंगाधर तिलक। 1856 से 1920 ये महाराष्ट्र में गणित के अध्यापक रहे हैं भैया। क्या रहे हैं? कि भैया महाराष्ट्र में गणित के अध्यापक रहे हैं प्यारे दोस्त। ओके, उपनाम क्या है इन्हें? इनका उपनाम भारतीय क्रांति का जनक किसने कहा था? नेहरू जी ने। आधुनिक भारत के निर्माता गांधी जी ने कहा था। और लोकमान्य इन्हें इन्हें उपाधि दी गई है। हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के प्रचार के लिए इन्होंने कार्य किए, बहुत कार्य किए। और इसके बाद में जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं लाला लाजपत राय जी। ठीक है, लाला लाजपत राय जी 1865 से 1928 तक इनका जीवन काल रहा है। पंजाब केसरी और पंजाब का शेर इन्हें कहा गया था। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। मैंने साइमन कमीशन पढ़ाया था एक बार, प्यारे दोस्त बताएंगे साइमन कमीशन कब आया था? बताएंगे? नहीं आशुतोष, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नर जनरल हम लोग कल करेंगे, कल गवर्नर जनरल करेंगे। मुझे याद है, एक एक चीज याद है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे। सभी साथियों से मैं जानना चाहता हूं। भैया 1919 थोड़ी होगा, 1927 होगा। समझे? ओके, एक बार बताएंगे? कोई दिक्कत, कोई समस्या? शाबाश। एक बार सब कुछ ओके है तो एक बार थम्स अप करके बताइए मुझे। देखिएगा, आपसे यहां से प्रश्न कभी कभी पूछता है कि भैया भारत का प्रथम अखबार कौन सा है? द बंगाल गजट, जिसे कब लाया गया? 1780 में लाया गया। अब आपसे पूछेगा भारतीय द्वारा प्रथम अखबार, बंगाल गजट 1816 में। क्योंकि भारत का प्रथम अखबार जो था, जो बंगाल गजट था भैया, ये जेम्स हिक्की के द्वारा, जेम्स हिक्की के द्वारा, समझे? क्या बताएंगे? जेम्स हिक्की के द्वारा बच्चे लाया गया था। फिर आपसे पूछा गया भारतीय भाषा में प्रथम अखबार दिग्दर्शन था, लेकिन ये बंगाली भाषा में था 1818 में। फारसी भाषा में प्रथम अखबार मिरात उल अखबार है, 1822 में लाया गया। उर्दू भाषा में प्रथम अखबार था जाम ए जहानुमा। और हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र क्या कौन सा था भैया? उदंत मार्तंड। क्या बताएंगे? उदंत मार्तंड।
उदंत मारदंड। ओके, चीजें समझ में आई, क्लियर है? यस और नो बताएंगे चीजों के बारे में। जी, इसी प्रकार से हमारे कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं बच्चे, जो हमसे कभी कभी पूछता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। मुकुंद वर्मा कल होंगे, वो कल होंगे, ठीक है, जब गवर्नर जनरल करा रहा होगा, जब चीजें हो जाएंगी। इसी प्रकार से प्रमुख नारों की बात करते हैं। जैसे पूछा जाता है हमसे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। भारत भूख से मर रहा है, ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर की भी मान्यता नहीं दूंगा, तो ये किसने कहा था? कि भैया बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? कि भैया बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा स्टेटमेंट या फिर नारा दिया था। ओके, आगे संपूर्ण क्रांति किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण जी ने। जय जगत विनोबा भावे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ था 2024 में, वहां पूछा गया था। जी, सुंदरम त्रिवेदी जी आ रहा है। जय जवान जय किसान, ये किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है, इसी प्रकार मारो फिरंगी को मंगल पांडे के द्वारा। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। आपको पता होगा ये कब दिया था? है, जब खेड़ा आंदोलन हो रहा था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कुछ और स्टेटमेंट है, नारे हैं, जैसे कि भगत सिंह। आपसे पूछा गया भैया, भगत सिंह, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। किससे होती है? कि भैया क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है, और साम्राज्यवाद का नाश हो, और इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद जो है हजरत मोहानी ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था? कि भैया हजरत मोहानी ने गढ़ा था। इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब ऐसे महानुभाव, हमने भाई मुगलों को पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत को पढ़ा है, हमने अंग्रेजों को पढ़ा है, क्या हमारा फर्ज नहीं है क्या इन दो ऐसे वीरों को पढ़ा जाए? कितने साथी चाहते हैं कि इन सभी साथियों, इन देशभक्तों के बारे में, इन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा जाए? कितने साथी चाहते हैं क्या इनके बारे में पढ़ाया जाए? बताओ अभी, हैंड टू हैंड कितने साथी? एक बार प्यारे दोस्त, प्यारे भाई बहन बताया करो, बिल्कुल एक्टिव रहा करो क्लास में। मैंने कहा क्लास दो और फालतू लग जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक चीज आपकी क्लियर करा कर जाऊंगा। मैंने कहा था ना कि बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं आपको पता भी नहीं है। भैया ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही है, प्लीज इंपॉर्टेंट ही है, बहुत ज्यादा थोड़ी करा रहा हूं। बहुत अच्छे, शाबाश। भाई आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं एक व्यक्ति का बड़ा फैन हूं। वो कौन है? वो है जिन्हें मैं आदर्श भी मानता हूं, शहीद भगत सिंह। जहां लोग पैसे के लिए, शोहरत के लिए, औरत के लिए मर जाते हैं, ये व्यक्ति देश के लिए मर मिटा। मैं ऐसे व्यक्ति को पढ़ा रहा हूं, मुझे बहुत बढ़िया प्राउड फील हो रहा है प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया प्राउड फील हो रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं जान भी हाजिर है मेरी। जी, देखिएगा, शहीद भगत सिंह बच्चे, जन्म 28 सितंबर 1907 में, शहीदी 23 मार्च 1931 को हुई थी। जन्म स्थान बंगा लायलपुर पंजाब में। कहां बताएंगे? बंगा लायलपुर पंजाब में। समझे? पिताजी कौन थे इनके? किशन सिंह थे। माताजी विद्यावती कौर, और दादी कौन थी प्यारे दोस्त? जय कौर थी। कौन थी? कि भैया जय कौर थी। इनकी पसंदीदा पुस्तक कौन थी? गुड एंड द स्टेट, सॉरी, गॉड एंड द स्टेट। लेखक बुकानिन। मदर गोर्की के द्वारा। हीरो एंड हीरोइंस ऑफ रशिया वेरा फिगनर के द्वारा लिखा गया। इन्होंने बीए में एडमिशन लिया था 1923 में। आप अंदाजा लगा कर देखिए, कोई व्यक्ति 2000 1907 में जन्म हो रहा है और 23 में बीए में एडमिशन ले रहा है, तो क्या दिमाग रहा होगा इनका? क्या दिमाग रहा होगा? और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप लोग दुनिया भर की चीजें कह रहे थे, भैया ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, लेकिन आपने, कुछ ही साथी थे जिन्होंने कहा कि सर जी हमें इनके बारे में पढ़ना है। ओके,
अब होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। क्यों फेंका? पागल थोड़ी थे। वजह की थी ये दो चीज, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये क्या थे? ये थे बच्चे, बिना मुकदमे के हिरासत में लेना। पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था? कि शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेना। समझे? इसी प्रकार से ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या था? कि भैया, कि यदि कोई भी मजदूर हड़ताल करे तो उन्हें गिरफ्तार कर लो। क्या वो अपने अधिकार भी ना मांगे अंग्रेजों से, इन दुष्टों से? तो भैया इन्होंने ना, जब ये केंद्रीय असेंबली में मामला चला था, इन्होंने बम फेंक दिया और वहां पर सिंपल सी बात है, अपनी गिरफ्तारी दी और नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। गढ़ा किसने? हजरत मोहानी ने। और इन्होंने दूसरी चीज क्या कहा? कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ओके। इसी प्रकार से भगत सिंह और बटुके जो दत्त थे भैया, गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर षड्यंत्र केस 10 जुलाई 1929 को डाला गया। फांसी का फैसला 7 अक्टूबर 1930 को। जज कौन था भैया? जेसी हिल्टन जज था, नालायक व्यक्ति। वकील जिसने बचाव पक्ष रखा, आसफ अली ने क्या भैया लड़ाई लड़ी थी। अब होता क्या है कि इस व्यक्ति ने 24 मार्च, भैया 24 मार्च का दिन रखा था फांसी का, लेकिन इतने दुष्ट लोग थे, इतने नालायक, भाई साहब सच बात बता रहा हूं कि पूरे इतिहास में कहीं मुझे दुख नहीं होता। इन नालायकों ने इस व्यक्ति को, इन दोनों को क्या कर दिया, तीनों को, बल्कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों लोगों को भैया 23 मार्च यानी कि एक दिन पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ा दिया बच्चे, ठीक है। और लाहौर सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दे दी गई, लाहौर सेंट्रल जेल में। अनुराधा जी कह रही है सुभाष चंद्र बोस जी की भी जानकारी। अरे गुड़िया, आप टेंशन क्यों लेते हो? है? एक बार आप कहो तो सही, आप कहो तो सही। ये लीजिए, आपने कहा, ये लो, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी मैंने कहा ना कि आपके हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से भी चलूंगा, क्योंकि आपको सब कुछ आता तो शायद आप यहां ना आते। शायद आप जो सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडी हैं विपिन जी? इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम चीज आपके पास जाए। मैंने बताया ना कि मैं लॉयल हूं अपने कर्तव्य के प्रति, अपने काम के प्रति लॉयल हूं। इसी वजह से सारी चीजें मैं तरीके से करता हूं। बहुत अच्छी। सुभाष चंद्र बोस जो है, जन्म होता है 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। कहां बताएंगे बच्चे? कटक उड़ीसा में। पिता जानकीनाथ, माता प्रभावती। आईसीएस की परीक्षा पास करते हैं 1920 में। कब करते हैं? कि भैया 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास करते हैं। 1921 में नौकरी छोड़ दी और गुरु किसे बनाया? सीआर दास, चित्तरंजन दास को। 1924 में कलकत्ता नगर निगम के सीईओ चुने गए। क्या बताएंगे? सीईओ चुने गए। 1930 में मेयर बनते हैं और इनकी बुक जो है द इंडियन स्ट्रगल है। इनकी पुस्तक का नाम प्यारे दोस्त द इंडियन स्ट्रगल है बेटा। क्या बताएंगे? द इंडियन स्ट्रगल है। समझे? जब हमने एक इन सभी के बारे में पढ़ा, तो क्या हमें चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति के नाम के सामने ही आजाद नहीं लिख रहा था, वो व्यक्ति आजाद मरा। एक व्यक्ति था वीरभद्र तिवारी, मुखबरी दे दी जाती है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है सुखदेव राज से चर्चा करने के लिए गए थे अल्फ्रेड पार्क में। पुलिस ने घेर लिया। कनौट बाबर जो था, क्या था भैया? पुलिस अधिकारी था, घेर लिया। कनौट बाबर कहता है कि हमें गोली चलाने पर मजबूर मत करो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मैं आजाद था और आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा, और तुम्हारी गोलियां खाने से अच्छा है कि मैं खुद की गोली। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और अपने आप को उड़ा दिया। आकाश जी, वही तो चल रहा है प्यारे भाई, वही तो चल रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी, जन्म होता है 23 जुलाई 1906 में, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था? सीताराम तिवारी था। माता जी कौन थी? जगरानी देवी।
शहादत होती है 27 फरवरी 1931 को। कहाँ? अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में। आप जानते हैं अल्फ्रेड पार्क का नया नाम आजाद पार्क रखा गया है। वहां क्यों गए थे? सुखदेव राज से चर्चा करने के लिए गए थे। पुलिस अधिकारी कनौट बाबर था, उसे भनक लगी, और मुखबिर कौन था? वीरभद्र तिवारी, इसने जानकारी दी थी। इसने जानकारी दी थी। बच्चे और कोई तमन्ना? तमन्ना बताइए आप। मैंने कहा ना चीजें आपके फेवर में होंगी हमेशा, और होंगी तो होंगी, आपसे प्रॉमिस किया है तो बिल्कुल होंगी। चलिए, हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ लिया था और भगत सिंह जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने क्या क्या नारे दिए? इन्होंने कहा कि आराम हराम है, ठीक है, क्योंकि लोगों को आराम में तो बड़ा मजा आता है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इनके द्वारा ही कहा गया। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, आई एम ए सोशलिस्ट बाई नेचर। पूर्ण स्वराज, हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। देख रहे हो अपने आप में कितना बड़ा स्टेटमेंट है, समझे? इसी प्रकार लाला लाजपत राय जी ने कहा, साइमन कमीशन वापस जाओ और मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। ये मैंने स्टेटमेंट लिखवाया भी था आपका। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, हे राम, ये सब इसके बाद में मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये स्टेटमेंट दिया। ओके। इसी प्रकार से हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले, ये भी गांधी जी ने। ये इंपॉर्टेंट है भैया, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था ये स्टेटमेंट। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। वह सबका संयोजन है, ये भी किसने कहा बच्चे? आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, आज खत्म नहीं होगा बच्चे, नहीं, बचे हुई चीजें ऐसा नहीं है। आज कैसे खत्म हो जाएगा? जो चीजें जरूरी हैं वही तो कराई जाएंगे बच्चे। एक बार बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन, यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? ओके। आपको नहीं पता लेकिन फिर भी मुझे पता है ना कि एक गवर्नमेंट जॉब की क्या कीमत होती है। मैं नहीं चाहता वो सारी चीजें आपके सामने हो जो जरूरी है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपने उपाधियों का नाम नहीं लिया होगा लेकिन मुझे पता था पढ़ानी है उपाधि, समझे? उपाधि है, एक तरफ प्राप्त करता है, एक तरफ उपाधि है, और दाता यानी कौन सी उपाधि किसने किसको दी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था भैया? महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपस में खेल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था? बारदोली की महिलाओं ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या फिर अजात शत्रु? महात्मा गांधी जी ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था? गांधी जी ने। स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी किसने कहा था? महाराजा खेतड़ी ने, ठीक है। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और राजा राम को, मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी भैया अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? कि भैया अकबर द्वितीय ने, समझे? इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरिन ने कहा था। महात्मा गांधी जी को देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था भैया। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। और ये चीजें हमने कर ली थी दोनों। अच्छा, देशबंधु की उपाधि चितरंजन दास को दी गई थी। ओके। दीनबंधु के नाम से सीएफ एंड्रयूज विख्यात हैं। और भगत सिंह को शहीद ए आजम की संज्ञा दी गई। किसकी? कि भैया शहीद ए आजम की संज्ञा दी गई। आप प्रॉमिस करेंगे कि इस क्लास को आप एक बार और देखेंगे जब ये अपलोड हो जाएगी 2 गुना की स्पीड से। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना एक अच्छा खासा एक्सटेंट बता रहा हूं कि आप इसे एक बार 2 गुना की स्पीड में आज ही देख लेना, चाहे रात को किसी भी समय में देख लेना, ठीक है।
कल भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो मैं परसों की भी क्लास लूंगा। वैसे पूरे पूरे चांसेस हैं कि हमारा जो टॉपिक बचा है वो हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, कल हमारी लास्ट क्लास होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है प्यारे दोस्त कि आप तक वो सारी चीजें पहुंचाने का कि जो आपकी कक्षा को इंपॉर्टेंट बनाए और वो फ्रूटफुल बनाए। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। कोशिश है कि कल कंप्लीट हो जाए हमारा सिलेबस। मुझे पता है बच्चे आप परेशान हैं इसलिए कि पेपर सर पर है और आपके कई सब्जेक्ट्स बाकी हैं। कोई दिक्कत नहीं, कल मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। मैंने कहा था ना कि मैं अपने हिसाब से चीजें कराऊंगा। विपिन बहुत बचे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से जो बचे हुए हैं मैंने करा दिए। सर आप पढ़ाओ, मजा आ रहा है। ओके। अब किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू। आप बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सुना और अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करिए मस्ती के साथ में। मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।